नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में देश और दुनिया की उन तमाम खबरों पर विश्लेषण करने के लिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद खास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का इस रविवार को प्रीलिम्स का आयोजन हुआ और प्रीलिम्स के अंदर बहुत से बच्चों ने बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया। प्रीलिम्स 2 सेट के अंदर चला। प्रीलिम्स के शुरुआती पेपर के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने परीक्षाएं दी और नहीं दी, और अगर नहीं भी दी तो आपने उस पेपर को अवश्य देखा होगा। पेपर को लेकर के कई तरह के विचार लोगों के मन मस्तिष्क में चलते रहे, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया के ट्रेंड और हमारे पास में जो प्राप्त सूचनाएं हवा तक नहीं लगने दी थी कि ये चल क्या रहा है। यही कारण था कि उसका कट ऑफ 75 के अराउंड रहा था। उसकी तुलना में ये पेपर आपको पढ़ी हुई चीजें दिखा रहा था। यही कारण है कि हमने इवनिंग में अपनी तरफ से आप लोगों के साथ अपनी भावनाएं साझा की थी। यही कारण है कि इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पिछली बार से ज्यादा कट ऑफ जाएगी। अब सवाल यह है कि कहां कहां से क्या क्या पूछा गया। पिछली बार की तुलना में पेपर आसान था, क्या कट ऑफ बढ़ रही है? और आसान था तो हमारे लिए क्या मैसेज है कि क्या हम तैयारी में उतरे, कैसे रहेगा? 100 जो क्वेश्चंस आए साथियों, एक बार उसका ब्रेकअप देख लीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आए थे। देखिए, इंडियन पॉलिटी से कुल मिलाकर 18 सवाल थे। अगर कैटेगरी वाइज कहा जाए तो ये इजी से मॉडरेट के बीच में थे। अगर आपने पढ़े हुए हैं, देखते ही पहली बार में चमक जाएंगे और थोड़ा फैक्ट और कंसेप्ट याद है तो आप इसे कर पाएंगे। इकोनॉमी से 15 सवाल थे, हिस्ट्री से 9 सवाल थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 9 सवाल थे, ज्योग्राफी से 19 सवाल थे, एनवायरमेंट से 10 सवाल थे, करंट अफेयर से 20 सवाल थे। एक फैक्ट नोटिस करिए साथियों, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, 19 सवाल ज्योग्राफी से, एनवायरमेंट से 10। जनरली हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट और साइंस लोग एक साथ ही लेकर चलते हैं। तो मतलब ये साइंस को लोग एनवायरमेंट के साथ पढ़ लेते हैं। हालांकि जो लोग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल तैयार करते हैं उनके लिए एनवायरमेंट पैरेलल ही तैयार हो जाती है। ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग पोर्शन निकल करके आया। और ज्योग्राफी इटसेल्फ, जिसके बारे में मैं अक्सर आपसे कहता रहा हूं, क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी फाउंडेशन बैच गया था उसमें भी मैंने अपनी तरफ से ये सारी चीजें तैयार करवाई थी, और फिर भी ये बहुत ही स्पष्ट परसेप्शन है कि ये एनसीईआरटी से आता है। और मैं आपको अभी प्रूव भी करूंगा इस चीज को। साथ ही साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस हों, इकोनॉमी के क्वेश्चंस हों, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हों, ये क्वेश्चंस जब आप पेपर का खुद से बैठकर अध्ययन करेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये बहुत हद तक डुएबल था। आपने अगर पढ़ा है तो आपको हवा लग रही है कि हाँ, ये चीजें मेरी चर्चा में रही हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। ये न्यूज बनकर के आई कि कुल कितने 54% के आसपास लोग पेपर के अंदर बैठे। 2023 में 75 के आसपास कट ऑफ गई थी। अब की कट ऑफ, क्योंकि देखिए लगातार अगर 2019 से देखें तो कट ऑफ नीचे की तरफ ही आ रही है, तो 2023 की कट ऑफ वापस से थोड़ा ऊपर चढ़ेगी। लेकिन क्या 2019 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। अभी और एनालिसिस आने दीजिए। कैटेगरी वाइज कट ऑफ से आप अपने आप को प्रभावित ना होने दें, बस ये मान लें कि 75 कट ऑफ नहीं जाएगी। अब अभी के लिए ये मानिए। बात की जाए एनसीईआरटी, जिसको लेकर के मैं बैच लेकर आ रहा हूं, उससे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मिलाता हूं ताकि आपका एनसीईआरटी के प्रति एक विश्वास बढ़े। जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रभा में गंगा से मिलने वाले हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? आंसर पर मत जाइएगा, ये किसी और का आंसर दिया हुआ है, हम पेपर की कॉपी लेकर के आए उसके आधार पर बता रहे हैं। क्वेश्चन गंगा के बारे में पूछा गया है। एनसीईआरटी में बाकायदा गंगा नदी के साथ में लगी हुई जो नदियां हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कौन से अनुक्रम में साझा करिए कि नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ, दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पढ़ते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ नदियां आपसे पूछी गई हैं। तो आपके सामने यहां पर ये कंप्लीट मैप एनसीईआरटी के अंदर बकायदा दिखाया गया है। घाघरा, गंडक, कोसी, और ये सारी की सारी नदियां आपके सामने घाघरा, गंडक, कोसी लगा करके यहां पर पूछी गई हैं। एज इट इज ये आंसर यहां पर निकल के आ रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आंसर को आप इसलिए मत देखना कि मेरी तरफ से है, हो सकता है कि यह आंसर सही निकले, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी में जो मैप दिया हुआ है उसी मैप से उठा करके यह क्वेश्चन नदियों के बारे में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोरियोलिस फोर्स। मैं मल्टीपल टाइम चर्चा कर चुका हूं अपने ही इसी अंकित इंस्पायर इंडिया या फिर अपनी पाठशाला के सेशंस में। जब जब आप देखेंगे, जब भी चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, मैं कोरियोलिस फोर्स की बात करता हूं। फाउंडेशन बैच में मैंने कोरियोलिस फोर्स काफी अच्छे से समझाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये रहा कोरियोलिस बल। ये एनसीईआरटी की कटिंग है, कोरियोलिस बल के ऊपर क्वेश्चन है। मैं केवल क्वेश्चन मैच करा रहा हूं। जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल वाष्प के संदर्भ में, जल वाष्प एनसीईआरटी की कटिंग है। जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है, ऊंचाई के साथ घटती है, वगैरह वगैरह। क्लास 11th के अंदर आती है। ये क्लास 9 के अंदर है कोरियोलिस फोर्स। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर है। और आइए
क्वेश्चन नंबर 97। मैं केवल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हमारी टीम को जल्दबाजी में एनसीईआरटी से निकल कर आए बस मैं वो दिखा रहा हूं। चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। वर्षा जल के घोल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होती है। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। उठाइए, यहां से उठा करके लीचिंग को उठाइए, कार्बन डाइऑक्साइड को उठाइए। वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लवण युक्त डार्कन में मिलने से बनता है। घुलनशील होता है, जल में घोल के रूप में प्रवाहित होता है। भू आकृतिक प्रतीक प्रक्रियाएं एनसीईआरटी का पॉइंट है, पेपर से उठ करके आया है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत, ये अंग्रेजी में भी आता है, हम हिंदी में लेकर के आए, अंग्रेजी में भी पूरा की पूरा कंटेंट मिलता है। अपन जब पढ़ाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, आंसर है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से उठा हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विवेचन कीजिए। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। उठा लीजिए, यह रहा पृथ्वी का ऊष्मा बजट, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंदर है। एक एक चीज एनसीईआरटी से है। प्रत्येक 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर क्या क्या होता है? उठाइए, 21 जून एनसीईआरटी की टेबल में से है। कुछ कहिएगा। ये मैं केवल ज्योग्राफी लेके आया हूं और जिन्होंने मुझसे फाउंडेशन बैच पढ़ा हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चंस निकाल के आए। ये तो फाउंडेशन बैच की बात है जिसमें मैंने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन मार्क नहीं करवाया। इस बार लाइन टू लाइन मार्क भी करवाया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि पढ़ो। हो सकता है 5 ही दिन आपसे क्लास लिवाई जाए, 2 दिन आपको पढ़ने का टास्क दिया जाए कि पढ़ के आओ। 2 दिन पढ़ोगे फिर डिस्कशन करेंगे। ये समय लेगा, ये बैच थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन पढ़ो।